आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो बिना किसी इशू के। तो इन 10 स्ट्रेटजीज को आपने लाजमी फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से जो है एमसीक्यू की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, चाहे किस चीज़ से रिलेटेड भी आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो रहा है। तो इन स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 की तरफ जाएंगे जो कि हमारे पास है अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। तो जो भी पेपर आप देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट का पता होना ज़रूरी है कि यानी हमारे पास जो पेपर आने वाला है इसके अंदर टोटल कितने एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यू के कितने मार्क्स दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो मेन आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पेपर से रिलेटेड वो क्लियर होना चाहिए कि भाई मार्किंग सिस्टम क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आपने फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है कि भाई 20 एमसीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर, पर एमसीक्यू 1 मार्क्स है या कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और आप किस हमारे पास जो है किस क्लास के अंदर जो है पढ़ रहे हो, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये आपके उस फॉर्मेट जो होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। तो ये नंबर 1 स्टेप है, ये चीज़ आपको लाजमी क्लियर होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 है, क्योंकि ये चीज़ पता होगी तो तभी आप जो है वो अपना प्लान बना सकोगे कि भाई कितने एमसीक्यूज आते हैं, क्या करना है, किस तरह करना है। नंबर 2 स्टेप क्या है भाई, रिव्यू द मटेरियल। अब बगैर पढ़े तो पेपर में जाना नहीं है, तो उससे पहले आपने क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से समझ लेने की क्या क्या चीज़ें किस तरह से करनी है। तो एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही है कि आपके पास जो हैंडआउट्स हैं, जो नोट्स वगैरह मौजूद है, उनकी रीडिंग आपने 2-3 दफ़ा कर लेनी है। अगर 2-3 दफ़ा नहीं कर सकते तो एक दफ़ा लाजमी आपने पूरे बुक को अच्छे से रीड कर लेना है। और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जो कि ब्लैक में बोल्ड करके लिखे होते हैं, उनको आपने लाजमी रीड कर लेना है, उनका मतलब समझ लेना है, और उसकी डेफिनेशंस वगैरह होती हैं वो भी आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, रेलेवेंट रिसोर्सेज वगैरह जो है, यानी बाकी नोट्स वगैरह हो गए, किसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, तो उनको भी आपने लाजमी रीड करना है, यानी मटेरियल को आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर सारी चीज़ें रट्टे नहीं लगा सकते, कम से कम आपने जो ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं यानी बोल्ड में लिखे होते हैं, उनको कम से कम आपने लाजमी जो है वो रीड करना है। उनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम्स। और ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। भाई आखिरी दिन बैठ जाते हैं और 70+ % वो ईजिली उठा लेते हैं। आखिरी रात को पढ़ लिया भाई, पास पेपर पढ़ लिए, आगे पीछे थोड़ा बहुत ख्वारी कर ली भाई आगे पीछे, तो उनका पेपर इजीली निकल जाता है और 70+ मार्क्स उनके इजीली आ जाते हैं। तो ये क्या है, प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम्स। तो प्रीवियस एग्जाम्स के जितने भी पेपर हैं यानी पास पेपर जिसे हम बोलते हैं, उनको आपने लाजमी करना है। पास 10-15 ईयर जितने आप कर सकते हो उनको आपने लाजमी कर लेना है। उससे आपका 70% पेपर आ सकते हैं, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। इस स्टेप को आपने तब करना है जब आप जो है स्टेप 2 को अच्छे से कर लो, मटेरियल रीड कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर लिए। अब जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज़ बुक के अंदर इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो आपने वहाँ पे जाकर आंसर को कंफर्म भी कर लेना है, क्योंकि पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज गलत वगैरह भी होते हैं, कभी सही तो होते हैं अक्सर, लेकिन कुछ उसके अंदर गलत एमसीक्यू भी मार्क किए होते हैं पास पेपर के अंदर। तो आपने जो है उसको इतनी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए स्टेप 2 में कि आपने जो है वो अच्छे से रीडिंग की हो, कि आपको ये कम से कम पता हो कि ये कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है और इसका आंसर जो है वो करेक्ट क्या होगा, या फिर कैसे सर्च करना है इसका करेक्ट आंसर खुद ही। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 जिसे हम बोल सकते हैं, क्विक रिव्यू नोट्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पढ़ ली अभी, ठीक है, समझ में भी आ गई, याद भी हो गई, इजी से स्टेप्स होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ ये ठीक है, याद हो गया, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब जैसे कि मेरे पास सामने जो है वो ये मैथ का एक नोटबुक खुली हुई है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये दोनों सेम ही चीज़ें, हल्का सा इनके अंदर डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है ये आपने क्या करना है, क्विक रिव्यू नोट्स बना लेने की भाई ये सिमिलर चीज़ें हैं, ईजी है और इम्पोर्टेंट है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। तो ये पॉइंट मैंने नोट कर लिए। अब ये क्विक नोट्स के अंदर मेरे पास मौजूद है। अब मैं अगले दिन पढ़ रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो मैं इन क्विक नोट्स को पढ़ के जो है वो इनको रिवाइज करूंगा, ताकि मेरे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए, और पेपर के अंदर मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अक्सर हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, बोले ईजी है, ठीक है, लेकिन पेपर में जाते वक्त भाई लीनियर डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। ये जो स्मॉल सा डिफरेंस होता है
इन पॉइंट्स को आपने और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने अलग से लिख देना है। इससे आपको हेल्प मिलेगा, यानी दोबारा से अगर आप करना चाहते हो रिपीट पूरा कोर्स नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको पता है कि आप भूल सकते हो या फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए आखिरी टाइम तक, तो ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करने कि भाई क्विक रिव्यू नोट्स आपने लाजमी बना लेने जहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हुआ। नेक्स्ट क्या है भाई, स्टेप नंबर 5 है भाई डू ग्रुप स्टडी। अब ग्रुप स्टडी वो वाली स्टडी नहीं करनी है आपने कि भाई घर से निकल गए या जो भी हो गया और वहां पर जाकर जो है वो गेम खेल रहे हो या फिर मूवी देखने चले गए या मूवी देख रहे हो घर पे या तफरी कर रहे हो। ग्रुप स्टडी उस सिचुएशन में आपने करनी है कि भाई जब आप कोई चीज सीखने जा रहे हो, तो ग्रुप स्टडी का मतलब ये होता है कि भाई आपस में बैठ के कोई क्वेश्चन सोल्व कर लिया, कोई पॉइंट समझ आपको नहीं आ रहा तो अगले फ्रेंड से पूछ लिया, उसको नहीं आ रहा तो आपने समझा दिया। यहाँ से चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, वो आप समझना चाह रहे हो तो अगले फ्रेंड से पूछ लिया, उसको पता है। अगर आपका फ्रेंड भी जो है वो भी उसको कुछ नहीं आ रहा तो आपके वहाँ पे जाके ग्रुप स्टडी जो है वो कुछ और बन जाएगी, वो तफरी का पॉइंट बन जाएगा, तो ग्रुप स्टडी का फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ग्रुप स्टडी तभी आपने करनी है जब आपके पास थोड़ा बहुत आपको पता हो, आपके पास भी नॉलेज हो और अगले बंदे जिसके पास आप जा रहे हो उसको भी कुछ पता हो कम से कम, तो तभी जो है आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। आप जाओगे तो आप उसके कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लो, वो आपके पॉइंट्स कुछ क्लियर कर लेगा, तो तभी ग्रुप स्टडी का फायदा होगा। और पेपर के दिनों में आपने ग्रुप स्टडी नहीं करनी, ये थोड़ी पहले करनी होती है ग्रुप स्टडी, आखिरी दिन में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते हो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, ग्रुप स्टडी, या फिर आप ये भी कर सकते हो किसी टीचर के पास जा रहे हो, आखिरी दिनों में टीचर के पास जा रहे हो, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको नहीं आता वो समझने जा रहे हो। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं एज कम्पेयर टू टीचर। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो अगर उसने एक चीज़ सीख ली तो इसका मतलब है आप भी उसको ईजिली समझ पाओगे अगर वो समझाएगा, क्योंकि उसके समझाने का अंदाज क्या होगा, वो और भी ज़्यादा ईजी वे में होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, पॉइंट नंबर 6 है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ पेपर के अंदर, पेपर से पहले भी, और ज़िंदगी के हर एक काम के अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि भाई पेपर के अंदर अगर 60 MCQs हैं तो मुझे 60 MCQs 60 मिनट के अंदर अंदर ही करने हैं। तो किस तरह से करने हैं, आपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर देनी है टाइम की, भाई कि मैं क्या करूँगा कि जो पहले जितने भी MCQs मुझे आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं वो कर लूँगा। मान के चलो 60 के अंदर 30-40 MCQs मुझे आ रहे हैं, तो आपने जल्दी जल्दी उनको टिक मार्क कर लिया और ये आपने 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिए। अब सेकंड नंबर पर भाई जो मुझे न्यूमेरिकल टाइप MCQ हैं उनको करना है या फिर उनको आखिरी में करना है, तो बीच में आप रख सकते हो। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट होगी आपकी, ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करती है, उसी के मुताबिक आपने चीज़ों को करना है। लेकिन स्टेप 1 हमेशा सेम रहेगा कि भाई जितने भी आपको MCQs आ रहे हैं, जो आपको पता है, जो आपने पढ़े हैं, तो आप इजीली टिक मार्क कर सकते हो। आपको कंफर्म है 100%, तो डायरेक्ट जाते ही जो आ रहे हैं उनको आपने पहले सोल्व कर लेना है, ताकि जो मार्क्स हैं वो आपके पास कंफर्म हो गए। अब बाद में सोचने वाली चीज़ें होंगी कि अब मेरे कौन सा सवाल करने, तो फिर आप इस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर आप पेपर 1 MCQ से स्टार्ट हो रहे हो, 1-2 करके स्टार्ट हो रहे हो, तो बीच में न्यूमेरिकल वाले आ गए, कुछ सोल्व वाले आ गए, किसी में 5 मिनट लग रहे हैं, किसी में 4 लग रहे हैं, किसी में 2 लग रहे हैं, तो उससे आपका टाइम जो है वो आगे पीछे होता रहेगा और जो आ भी रहे हैं आपको एंड में वो मिस हो सकते हैं। तो पहले जो आ रहे हैं, जो ईजी लग रहे हैं, उनको आपने कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 7, एलिमिनेशन टेक्निक। अब बहुत सारे MCQs ऐसे होंगे जैसे कि पॉइंट 1 में आपको जो चीज़ें आ रही थी वो आपने कर ली, अब सेकंड में आपने किस तरह से करना है। अब ये एलिमिनेशन टेक्निक वही कर सकता है जिसने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, कम से कम रीडिंग की हो, कम से कम उसको इतना पता हो कि भाई ये सवाल किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, इसके अंदर जो चीज़ें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर ये कहाँ से पूछी जा रही है। तो आप इजीली इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप जो है किसी खास चैप्टर की बात करो कि भाई इसके अंदर लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वो सवाल उससे रिलेटेड नीचे आ रहा है, तो आपको पता होगा कि भाई ये जो डेफिनेशन या ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर, ये तो उस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं हो रहा, तो आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। बाकी रहेंगे तो उनमें से आपको इजीली जो है वो आप करेक्ट आंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब आप इस तरीके से चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हो। बाकी अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे मुँह उठा के चले गए, तो देन आप ये एलिमिनेशन टेक्निक या कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। फिर तो का सिस्टम होगा, लगाते जाओ, लग गया तो ठीक है, वरना जो है वो फेल हो जाओगे। तो ये चीज़ जो है एलिमिनेशन टेक्निक आपने तभी काम करेगी जब आपने रीडिंग यानी स्टेप 2 को अच्छे से किया हो। यानी स्टेप 2 ही सब कुछ है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद पास पेपर आपने करने हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें, इसी तरह से आपने चीज़ों को आगे लेके चलते जाना है। तो एलिमिनेशन टेक्निक हर किसी के काम नहीं आएगी, उसी के काम आएगी जिसने बुक की रीडिंग की हो, हैंडआउट्स को पढ़ा हो, उसको ये कम से कम पता हो कि भाई ये MCQ पूछा कहाँ से जा रहा है। जब उसको ये चीज़ पता चल गई कि भाई ये इस चैप्टर से पूछी जा रही है चीज़, ईजिली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई पॉइंट नंबर 8, रीड पेपर केयरफुली।
अब आपने पेपर में चले गए, भाई एमसीक्यूज हैं, आपको लग रहा है कि भाई सब आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया भाई, जल्दबाजी में अब जैसे मैथ की बुक मेरे सामने मौजूद है, इसके अंदर क्या लिखा है, ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल। अब आपने ट्राइवियल पढ़ लिया कि भाई इस क्या होता है, उसको जीरो वाला होगा तो मैंने क्लिक कर दिया। नॉन ट्राइवल का मतलब नॉन जीरो या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपने क्या कर दिया, ट्राइवल की जगह जल्दबाजी में क्या कर दिया, नॉन ट्राइवल समझ के उसको जीरो की जगह जो है उसको 1 पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है आपने जल्दबाजी में वर्ड पढ़ पूरा एमसीक्यू पढ़ा नहीं, डायरेक्ट टिक मार्क कर दिया कि भाई यही होगा आंसर, ये होगा वो होगा। तो ये चीज़ जो है आपने नहीं करनी, आपने पहले अच्छे से पढ़ लेना है, पेपर को पढ़ लेना है, जो भी एमसीक्यूज आपको आ रहे हैं उसको फिर भी आपने एमसीक्यू को रीड करना है कि भाई इसके अंदर कोई वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। मान के चलो कोई ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, हम बोलते हैं कि भाई पास पेपर से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, उसको आपने एज इट इज पढ़ लिया, शुरू की लाइन पढ़ लिया, आपने बोला बस वही सेम होगा, नीचे ऑप्शन भी वही मौजूद होंगे, उसमें से आपने क्लिक कर दिया। लेकिन अक्सर दफा ऐसे होते हैं हमारे पास कि ऑप्शंस जो होते हैं वो तो वही होंगे, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ जो पूछी जा रही है क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा सा घुमा देंगे, डायमेंशनल की जगह नॉन डायमेंशनल कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपने लाजमी एमसीक्यू को पूरा कम से कम आपने रीड लाजमी करना है। 1 मिनट का टाइम होता है तो उसको आपने कम से कम जो है एमसीक्यू को रीड करना है, तो तभी आप जो है वो इजीली कर पाओगे। वैसे ज़्यादातर ऐसे होता नहीं है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा वर्ड चेंजिंग होती है, जिसके थ्रू जो है आप जो है डायरेक्ट लगा देते हो रट्टा सिस्टम, यही आंसर इसका ये होगा, टिक लगा दिया और वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है, रीड लाजमी करना है पेपर को। नेक्स्ट है भाई कि डोंट टेक स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ना पेपर से पहले और ना पेपर के बाद। अगर आपने तैयारी की है तो ईजिली पेपर हो जाएगा, अगर नहीं की तो फिर भी जो है आपका क्या होगा, फिर दोबारा अगली दफ़ा दे देना, मसला नहीं है, सही है। तो स्ट्रेस उसको लेना है कि भाई जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया भाई, रीडिंग कर ली, जितना आप कर सकते थे आपने कर लिया, 10 चैप्टर से 5 कवर कर लिए, 6 कर लिए, अब आपने खुले मुंह से जाके चुप करके बैठ जाना है पेपर के अंदर। अब स्ट्रेस नहीं लेना, पेपर आ गया, जितना आ रहा है वो आपने पहले कर देना है। जब सारी की सारी चीज़ें हो गई, अब सोचना शुरू कर दो कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, ये कैसे करना है, उसको फिर आपने अपने माइंड से यूज़ करके हुए टिक मार्क लगाने, क्योंकि आपने खुद से तो कोई चीज़ लिखनी नहीं है। एमसीक्यू बेस है सारी के टिक में, आप जो सोच रहे हो, जो आपने पढ़ा है उसी के मुताबिक ही आपको पता होगा कि भाई क्या कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, उसी के मुताबिक ही अपनी चीज़ें करनी है। ये सोचने वाली चीज़ें जो आपने डेवलप करनी है, बजाय ये कि आप जो है स्ट्रेस ले रहे हो कि कैसे होगा वैसे होगा। अगर आप जाते साथ ही ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 1 ही आपको नहीं आ रहा और वहीं पे बैठ गए कि भाई पेपर नहीं आ रहा, तो आपको जो आ रहा है वो भी आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले जो आ रहा है भाई वो करो, उसके बाद जो है सोचो, स्ट्रेस नहीं लो, सोचो कि भाई अब इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो सकता है। एलिमिनेशन प्रोसेस देखो, सारी की सारी चीज़ें देखो। 6 चैप्टर भी अगर 10 के अंदर आपने कवर किया तो आपका इजीली 60 से 70% पेपर हो सकता है, और हो सकता है आपने जो किया वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो। तो ये आपके जो स्टार्टिंग में जो चीज़ बताई थी कि भाई फॉर्मेट चेक करो, देखो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स को करो, बजाय इसके कि आप 7 चैप्टर कर रहे हो लेकिन जो 3 चैप्टर छोड़ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आपने उनको करना होता है बजाय 7 के। तो ये चीज़ आपके माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, किसको कवर करना है, किसको कवर नहीं करना। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है भाई, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई टाइम पे सो, टाइम पे खाओ, अच्छा खाओ, सो, जल्दी उठो, ये चीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई ये शेड्यूल आपका आगे पीछे हो रहा है, खाना वाना नहीं खा रहे, आखिरी दिन फिर चले गए पेपर देने और वहीं पे बेहोश हुए पड़े हो, सही है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने प्रॉपर हेल्थ जो है वो मेंटेन रखनी है और सारी चीज़ें उसी तरह फॉलो करनी है जिस तरह एक हेल्दी बंदा करता है। तो स्टडी से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जो है वो आप टाइम मैनेजमेंट, यानी जो ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेप, यानी टाइम मैनेजमेंट का अपने खास ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ अपने टाइम के ऊपर होनी चाहिए और कितने टाइम में करनी है आपने, ताकि बाकी चीज़ों पर कोई असर ना पड़े, स्टडी से आपके हेल्थ पे कोई इशू ना पड़े और हेल्थ की जो है आपकी मेंटेन रखनी है अपनी, तो तभी आप सारी की सारी चीज़ें कर सकोगे। तो ये थे हमारे पास भाई 10 स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को आप इजीली कर सकते हो। बाकी मेन जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि भाई जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे सही ऑप्शन क्लिक करने के। बाकी ये कुछ स्ट्रेटजीज उनके लिए है जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, और ये वीडियो आपने देख ली उसके बाद भी आपने क्या करना है, प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ये नहीं कि मोटिवेट हो गए अब बैठ गए, तो तैयारी लाजमी है, तैयारी नहीं करोगे तो पेपर में आप नहीं लगा सकते आंसर सही। और बाकी आपने एक चीज़ माइंड में याद रखनी है कि भाई फालतू में जो है दूसरे के आश्रय पे या फिर पेपर में गए बैठ गए, भाई अब नहीं आ रहा, आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, एमसीक्यू नहीं आ रहा, तो अगर आपने पढ़ा है, घर पे पढ़ा यानी सिर्फ रीडिंग ही की है, कुछ ना कुछ किया है, तो खुद सोच के करो, आप ज़्यादा अच्छे से उसको मार्क कर लोगे बजाय किसी से पूछने के। उसमें आपका पेपर भी जो है वो कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
और वो जो अगला आपको बता रहा है ज़रूरी तो नहीं है वो सही है, और जब आप उसको बताओगे तो बदले में फिर वो भी आपसे पूछेगा, और उसको देखते देखते ही आसपास के सारे आपसे पूछने लग जाएंगे और अपना पेपर ख़राब करोगे फालतू के अंदर। तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना है भाई। पढ़ो, पहले से ही पढ़ो, जब टाइम दिया गया है कि भाई साल बाद पेपर है, 6 महीने बाद पेपर है, 3 महीने बाद पेपर है, 10 दिन बाद पेपर है, तो तब पढ़ लो ना 10 दिन में। तो ये चीज़ आपने क्लियरली रखनी है कि भाई किसी के आसरे पे नहीं जाना और दूसरे को आसरा भी नहीं देना। एक बताओगे वो पीछे पड़ जाएगा, आप फालतू में जो है वो आपने भी फेल हो जाने उसके चक्कर में अगर पकड़े गए। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। पढ़ना है, जितने पढ़ सकते हो उतने चैप्टर पढ़ के चले जाओ, बैठ जाओ, जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा सोचो माइंड के थ्रू, जो है वो उसको एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाओ, सारी चीज़ें लगाओ, उसके बाद आंसर टिक करो और घर आ जाओ। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।